पॉलिटी में परेशान हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई क्यों चिंता करते हो। एक जर्नी जो हमने स्टार्ट करी थी द संविधान शो, आज उसका दूसरा अध्याय है। सोचो अगर कल पार्लियामेंट डिसाइड करे कि इंडिया में एक नया स्टेट बनना है, या किसी स्टेट का नाम बदलना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? क्या उस स्टेट की परमिशन लेना कंपलसरी है? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है? आज की क्लास के बाद आर्टिकल 1 से 4 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिना कंफ्यूजन के आंसर दे पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 को डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन एग्जाम में यही 4 आर्टिकल्स जो है सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हैं और बहुत सिंपल सी ट्रिक भी है। एक आइडेंटिटी बताती है, तो दूसरी जो है एंट्री के बारे में समझाती है, तीसरी बताती है कि कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और चौथा सबका प्रोसीजर हमें बताती है। आर्टिकल 1 इंडिया की आइडेंटिटी, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट की एंट्री, आर्टिकल 3 स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन और आर्टिकल 4 रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर। बस ये सीक्वेंस याद हो गया तो भाई पूरा पार्ट 1 ही याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है आर्टिकल 1, जिसकी पहली लाइन में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं आप सब से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन शब्द क्यों नहीं यूज किया? कभी सोचा है? इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया किसी एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है, हमारे स्टेट्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मिलकर एक स्टेट बनाया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज किया है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग पता है क्या है? किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग होने का राइट ही नहीं है। यानी इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेकिन उसकी यूनिटी इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए इंडिया को कहा जाता है फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। आर्टिकल 1 के अंदर कुछ क्लॉज है। अब इसका दूसरा क्लॉज यहाँ क्या कहता है, सुनो। इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो लिस्ट है वो कहाँ लिखी जाएगी? भाई आपके फर्स्ट शेड्यूल में जो है लिखी जाएगी। भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब का नाम और राजधानी कहाँ पे है? अरे भाई वो आपके पहले अनुसूची में है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से समझना। टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहली स्टेट, दूसरी यूनियन टेरिटरी, और तीसरी फ्यूचर में इंडिया में जो भी टेरिटरी को लीगली एक्वायर किया जाएगा। इसलिए टेरिटरी को इंडिया का स्कोप और यूनियन को इंडिया का वाइडर जो है माना जाता है। अब आता है आर्टिकल 2, जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट होता है। भाई बहुत सिंपल सा है, तुम्हारा बचपन में पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया था ना स्कूल में, उसी तरीके से भारत में जब किसी नई स्टेट का एडमिशन होगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इंडिया में किसी भी नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं। ये नए स्टेट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात करता है, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। अब सिक्किम की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन भाई हमारे संविधान में एसोसिएट टर्म तो थी ही नहीं, तो इसको परमानेंट स्टेट कब बनाया गया या एक्वायर्ड स्टेट कब बनाया गया? तो वो था आपके 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भाई आर्टिकल 3। एग्जाम में अगर पार्ट 1 से किसी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो होगा आर्टिकल 3, जिसमें आती है 5 इंपॉर्टेंट पावर्स। पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकती है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को मिला भी सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, एरिया कम भी कर सकती है, बाउंड्री चेंज भी कर सकती है, और किसी भी स्टेट का नाम जो है बदल भी सकती है। बिल्कुल जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इस आर्टिकल के अंदर ही झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है और उत्तराखंड भी बना है, और तेलंगाना भी इसी के अंडर बना है। प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनवाते हैं, क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट की परमिशन के बिना उसका नाम चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री बदल सकता है? भाई आंसर क्या है? तो भाई सुनो, पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है चाहिए होती है।
अगर बिल किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है। स्टेट अपनी ओपिनियन देता है, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पार्लियामेंट उस ओपिनियन को मानता है या नहीं मानता है, ये उनके ऊपर है, क्योंकि उस ओपिनियन को मानना कंपलसरी नहीं होता है। फिर आता है आर्टिकल 4 प्रोसीजर। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक नया स्टेट बना दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी करने होंगे। कौन से? फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में। ये सारे चेंजेस जो हैं वो आर्टिकल 4 के थ्रू किए जाते हैं। आर्टिकल 4 का दूसरा क्लॉज क्या बोलता है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ मैं यहीं से बनवाऊंगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉ बनते हैं, क्या उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 4 क्लियरली कहता है ये आर्टिकल 368 वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते, इसलिए इन्हें पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। लेकिन इसी इंटरेस्टिंग वे में अगर भारत के संविधान को समझना है और एग्जाम में कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो भाई इस वीडियो को लाइक भी कर दो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून।